आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं अंकिता मनोज केस के बारे में। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कॉल किया। समय था रात के 8 बजे। कॉल पर उसने बोला, चलो एक दावत में चलते हैं, थोड़ी देर में घूम फिर कर वापस आ जाएंगे। अभी कुछ देर पहले ही दूसरा वाला दोस्त पढ़ाई के लिए बैठा था। हाल के समय में इसने रेलवे का एग्जाम दिया था, जिसमें इसका सिलेक्शन हो जाता है। एग्जाम पास कर लिया। अब इसकी सरकारी नौकरी लगने वाली थी। घर में खुशी का माहौल था। पहले तो ये वाला दोस्त चलने से मना कर देता है कि पढ़ाई करनी है, लेकिन कॉल करने वाला दोस्त थोड़ा आग्रह करता है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ी देर वहां रहकर वापस आ जाएंगे। इसके बाद ये भी मान गया। पर इन्हें क्या पता था कि जहां पर ये जाने वाले हैं, वो खाने पीने की दावत नहीं, बल्कि मृत्यु की दावत है। आज सब कुछ समाप्त होने वाला है। कभी कभी मृत्यु खुद किसी के पास नहीं जाती, बल्कि लोग खुद उसके पास जाते हैं। अगर आपने भारत की आजादी के इतिहास के बारे में पढ़ा होगा, तो 1925 में एक बहुत अहम घटना हुई थी, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया। वहीं से सब कुछ बदलने वाला था। काकोरी कांड। काकोरी एक लोकेशन का नाम है, जो लखनऊ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इसका सीधा सीधा रिलेशन भारत की आजादी से है। इसी काकोरी के अंतर्गत एक गांव पड़ता है पानखेरा, जहां पर मनोज लोधी या मनोज राजपूत नामक एक 25 साल के युवक रहा करते थे। ये वहीं के डालचंद इंस्टीट्यूट में आईटीआई की पढ़ाई कर रहे थे। 21 मार्च 2025 शुक्रवार का दिन और रात के 8 बज रहे थे। इसी समय मनोज अपने घर से अपनी बाइक पर बैठकर निकलते हैं। इसको जाते हुए इनके पिता ने देखा और पूछा भी कि कहाँ जा रहे हो। ये जवाब देते हैं कि दोस्त के यहाँ पर बर्थडे पार्टी है, बुलावा आया है, तो जाना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद आ जाऊंगा। इतना कहकर ये बाइक से चले गए। जाने से पहले इन्होंने अपने ही गांव के एक दोस्त को भी कॉल किया, जो था 26 साल का रोहित राजपूत। रोहित एक मेहनती और पढ़ने लिखने वाला लड़का था। ये सभी कामों से ज्यादा अपनी पढ़ाई को महत्व देता था। लेकिन आज के दिन कुछ कामों के चलते इसको पढ़ाई में थोड़ा लेट हो जाता है। ये पढ़ने बैठा ही था कि मनोज का कॉल इसको आ गया कि पार्टी में चलो, साथ रहोगे तो ठीक लगेगा, वरना अकेले मन नहीं लगेगा। दोस्ती के नाते रोहित भी मान जाता है। अब मनोज अपनी बाइक से रोहित के घर पर गया, फिर उसको लेकर अपने साथ निकल पड़ता है। रोहित ने भी अपने घर पर बताया कि दावत में जा रहा हूं, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। इसके घर के कई लोगों ने मनोज को रोहित को अपने साथ ले जाते हुए देखा था। ये शाम के 8 बजे की बात है। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। दोनों के ही घर पर उनके परिवार के लोग उनका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये लोग गांव जैसे इलाके में रहते हैं, तो वहां पर शहरों की अपेक्षा जल्दी खा पी कर सो जाते हैं। यही इनका रूटीन होता है। लेकिन मनोज और रोहित को अपने घर लौटने में थोड़ी देरी होती है। वह फोन भी नहीं उठा रहे थे। अब आते हैं इनके गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर बरकताबाद खुर्रमपुर मार्ग पर। यहीं पर नगवा पुल मौजूद है। 21 मार्च की रात में ही लगभग 9:30 बजे से पौने 10 बजे के बीच एक राहगीर इसी रास्ते से गुजर रहे थे। इस समय तक ये इलाका थोड़ा सुनसान और वीरान हो जाता है। ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता। ऊपर से काफी अंधेरा भी रहता है। राहगीर ने रोड की एक तरफ कोई चीज पड़ी हुई देखी। इन्हें कुछ संदेह होता है। आखिर वो क्या है? अब ये उसके पास जाकर देखते हैं। जैसे ही इन्होंने टॉर्च ऑन किया, इनके पैरों तले जमीन खिसक गई और ये चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। आसपास के गांव के लोगों को बुलाने लगे। कुछ ही मिनटों में ही शोर सुनकर वहां पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। आसपास के गांव के लोग, बाकी राहगीर इकट्ठा होने लगे। उस रोड पर दो युवक पड़े हुए थे। आसपास रक्त बिखरा हुआ था। उन पर जैसे किसी तेजधार चीज का इस्तेमाल किया गया हो। एक आदमी पर काफी ज्यादा बार इस्तेमाल हुआ था और दूसरे पर एक दो बार। लेकिन दोनों ही बेसुध हालत में पड़े थे, जैसे कि अब इस दुनिया में ना हो। किसी ने रात के ही 10 बजे तक पुलिस को इसकी सूचना दी। ऐसी बात सुनकर पुलिस के भी हाथ पैर फूल जाते हैं। काकोरी थाने के इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं। ये कोई सड़क हादसा नहीं था, बल्कि साफ तौर पर कत्ल का मामला था। पुलिस को इन दोनों लड़कों की पहचान जानने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है।
भीड़ में से किसी ने पहचान कर लिया, बताया कि ये तो पास के ही गांव के रहने वाले हैं, मनोज और रोहित। उधर पूरे इलाके में इस खबर को लेकर सनसनी फैल चुका था। भीड़ इकट्ठा हो रही थी। मृतकों के घर वालों को जब इसकी सूचना मिलती है तो वह भी बदहवास होकर यहां आते हैं। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास अच्छे से मुआयना किया। मौके पर एसीपी की टीम, डीसीपी वेस्ट की टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, सर्विलांस की टीम, क्राइम ब्रांच के ऑफिसर, हर कोई पहुंच जाता है। घटनास्थल की थोड़ी ही दूर पर पुलिस को एक बाइक भी खड़ी मिली। परिजनों से पता चला कि इसी बाइक से मनोज अपने घर से निकला था। आखिर ये दोनों इस जगह पर क्यों आए? इनके साथ इस सुनसान रास्ते में किसने ऐसा किया होगा? मनोज के घर वाले बताते हैं कि बेटा बर्थडे पार्टी में जाने की बात कहकर निकला था। वहीं रोहित भी मनोज के साथ दावत में जाने की बात कहकर गया था। अब सवाल यह कि जो दोनों लड़के दावत खाने के लिए निकले थे, वे इस हालत में रास्ते में क्यों मिले? क्या इनके साथ जो हुआ वह कोई सोची समझी साजिश के तहत हुआ, या फिर अचानक कोई रोड रेज का मामला है? किसी राहगीर से लड़ाई झगड़ा हो गया हो? इनकी हालत को देखकर तो यही लगता है कि हो न हो, ये कोई सोची समझी साजिश ही होगी। मनोज को अगर किसी पार्टी वगैरह में जाना होता तो पहले ही परिवार को बता देता, लेकिन ये अचानक से ही रात के 8 बजे बोला और निकल गया। शायद इसको किसी ने इसी मकसद से बुलाया हो। अब पुलिस दोनों को हॉस्पिटल भेजने की तैयारी करती है पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन उनके परिजन पुलिस का विरोध करने लगे। बिना परिवार से बिना पूछे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? इनके बीच धक्का मुक्की हो जाती है, बहस हो जाता है। मामला संवेदनशील होने लगा। आसपास के थानों की पुलिस को भी बुलाना पड़ जाता है। लोग विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन करने लगे थे। जैसे तैसे समझा बुझाकर पुलिस ने शव को हॉस्पिटल भिजवा दिया। अगले दिन पोस्टमार्टम होता है। पुलिस मनोज और रोहित की कॉल डिटेल्स भी निकालनी शुरू कर देती है। साथ में इस रास्ते पर जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उनके फुटेज भी जांचने लगी। पोस्टमार्टम में सामने आया कि मनोज पर ज्यादा बार तेज हथियार का इस्तेमाल हुआ था, लगभग 21 से 22 बार, और रोहित पर 1-2 बार कुछ मारपीट के भी निशान थे। साथ में इनका मोबाइल फोन भी मौके पर नहीं मिला था पुलिस को, लेकिन एक अजीब चीज मौके पर बरामद होती है, जो थी एक उंगली। लेकिन मनोज और रोहित की उंगलियां तो सही सलामत थीं। फिर ये किसकी होंगी? कहीं जिन लोगों ने हत्या किया होगा उनमें से किसी की तो नहीं? घटना के समय गलती से तेज धारदार हथियार उस पर भी लग गया हो? पोस्टमार्टम से यह समझ में आता है कि घटना को अंजाम देने वाला खास तौर से मनोज से रंजिश रखता होगा, क्योंकि इस पर ज्यादा वार के निशान थे। लेकिन फिर उन्होंने रोहित के साथ वो सब क्यों किया? उसको छोड़ क्यों नहीं दिया? पुलिस 2 एंगल को ध्यान में रखकर अपनी तफ्तीश शुरू कर देती है। एक तो प्रेम प्रसंग का एंगल, और दूसरा जमीनी विवाद का एंगल। जमीन जायदाद को लेकर किसी के साथ कोई विवाद रहा हो, कोई दुश्मनी हो। प्रारंभिक जांच और परिजनों से शुरुआती पूछताछ में लगा कि शायद मनोज रोहित को लेकर किसी से मिलने गया होगा, तभी वो घटना हुई। इसको बुलाने वाला भी जरूर इसमें शामिल हो सकता है। पुलिस की 3 टीमें इस केस को सुलझाने में जुटी थीं। काकोरी इंस्पेक्टर की टीम, एसीपी की टीम, डीसीपी की वेस्ट की टीम और क्राइम ब्रांच। मनोज के परिवार में माता-पिता और 2 भाई थे। पिता खेती बाड़ी करके जीवन चलाते थे। रोहित के घर में भी माता-पिता और 4 भाई थे। पिता परिवहन मंत्री के यहां पर होमगार्ड के रूप में काम करते थे। रोहित का हाल के समय में रेलवे में सिलेक्शन हुआ था। घर में खुशी का माहौल था। वैसे रोहित पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छा था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसने बिहार पुलिस में एग्जाम दिया था, यूपी पुलिस का भी एग्जाम दिया था, और इसका सिलेक्शन दोनों में ही हो गया। लेकिन ये ज्वाइन नहीं करता है। फिर रेलवे का एग्जाम दिया है जिसमें सेलेक्ट हो जाता है। ये इसको ज्वाइन करने वाला था, लेकिन इससे पहले ही इसका सपना चूर चूर हो जाता है। दोनों के ही परिवार वालों ने किसी से दुश्मनी को नकार दिया। इनके ध्यान में कोई ऐसा नहीं है जिससे कोई रंजिश हो। पुलिस को रोहित के कॉल डिटेल से कोई खास सुराग नहीं मिलता है। सभी उसके जानने वाले लोग थे। जान पहचान के लोगों के ही कॉल्स आए गए थे। वहीं मनोज के कॉल डिटेल में एक बहुत बड़ा सुराग हाथ लगा। घटना वाले दिन यानी 21 मार्च को जब मनोज घर से निकला रात के 8 बजे, उससे पहले उसके फोन पर 35 से भी ज्यादा बार कॉल आए थे, और वह केवल एक ही नंबर से थे। ये सच में थोड़ी संदेशजनक थी। अब केवल एक दिन में एक नंबर से 35 बार कॉल क्यों आएगा?
ऊपर से यह भी इनकमिंग कॉल था, यानी उसी संदिग्ध नंबर की तरफ से कॉल आ रहे थे। अब पुलिस इस नंबर के बारे में डिटेल्स निकलवाती है। पता चला कि यह किसी मोहम्मद इदरीश के नाम से रजिस्टर्ड है। मनोज के पास दो नंबर्स थे, एक तो उसका खुद का पर्सनल था और दूसरा ये वाला था जिस पर 35 कॉल्स आए थे। पुलिस को यह भी पता चलता है कि मनोज का दूसरा नंबर मोहम्मद इदरीश के नाम से है, यानी इस नाम के दो सिम कार्ड थे, एक तो मनोज के पास और दूसरा उस कॉल करने वाले के पास। और उस नंबर पर इसकी अक्सर बात होती भी रहती थी। थोड़ी और जांच करने पर समझ में आता है कि ये दोनों ही सिम कार्ड फर्जी हैं, किसी फेक नाम से खरीदे गए थे। लेकिन मनोज फर्जी सिम क्यों यूज करेगा? इसके खुद के पर्सनल नंबर का भी सीडीआर निकाला गया। जितने भी लोगों के कॉल्स घटना वाले दिन आए गए थे, जिन्होंने भी कॉल किए थे, पुलिस सबके बारे में पता लगाना शुरू कर देती है। उनसे पूछताछ करने लगी। इसमें ज्यादातर मनोज के ही जान पहचान के लोग थे, दोस्त, यार, परिवार के लोग। पुलिस का सारा फोकस मनोज पर ही था। लगा कि इस केस में मेन रोल मनोज का ही है। रोहित का रोल इस केस में कम था। क्या पता कि चूंकि वो मनोज के साथ गया था और उसने सारी घटनाएं होते हुए देख ली होंगी, तो सबूत मिटाने के लिए बदमाशों ने उसको भी ठिकाने लगा दिया। मनोज के सीडीआर में एक और नंबर पुलिस को नोटिस होता है, जिस पर हाल के समय में बहुत कम बातचीत हो रही थी, लेकिन पहले काफी बात होती थी। अचानक से ही बात कम होने लगी, लगभग ना के बराबर। जब यह नया वाला फर्जी नंबर एक्टिव हुआ, उसके बाद ही पुराने वाले नंबर पर कम बातचीत होने लगी। कहीं उसका फर्जी नंबर से सही कनेक्शन तो नहीं? उधर मनोज और रोहित के परिवार के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, सड़क जाम कर रहे थे। आसपास के इलाकों के कई सारे नेता, सांसद, विधायक परिवार को सांत्वना देने के लिए आते हैं। कई पुलिस अधिकारी भी परिवार को समझाने की कोशिश करते हैं कि जल्दी आरोपी को पकड़ लेंगे। लेकिन जब तक वो पकड़ा ना जाए, परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया। हर तरफ से पुलिस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। जब पुलिस वाले मनोज के आस पड़ोस में पूछताछ कर रहे थे, तो वहां से एक हैरान करने वाली बात पता चली। मनोज की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, जिससे वो बहुत प्यार करता था। दोनों एक दूसरे से शादी करने को भी तैयार थे, लेकिन लड़की के घर वाले मानते नहीं हैं, क्योंकि मनोज कोई काम काज नहीं करता था, यानी बेरोजगार था। अभी आईटीआई में पढ़ाई कर रहा था। आगे उसकी गर्लफ्रेंड की किसी और से शादी हो जाती है। मनोज का घर घुरघुरी तालाब क्षेत्र में पड़ता है, जहां बाजार भी है। इसके घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर ईंट गांव में इसकी गर्लफ्रेंड का घर था, यानी अब तो वह उसका मायका है और उसका ससुराल तेज कृष्णा खेरा में है। उधर टेक्निकल टीम को फर्जी नंबर के अलावा एक दूसरे नंबर पर भी शक हुआ, जो कि एक महिला का था। नाम था अंकिता उर्फ दीपिका। अंकिता और मनोज की कुछ समय पहले काफी ज्यादा बातचीत हुआ करती थी, लेकिन अचानक से बहुत कम हो गई, लगभग ना के बराबर। उसके बाद मनोज की उस फर्जी नंबर पर बात होने लगी। कहीं वो नंबर अंकिता ही तो यूज नहीं करती थी? मनोज के दोस्तों और जानकारों से उसकी गर्लफ्रेंड का नाम पता चला। वो भी अंकिता उर्फ दीपिका ही थी, यानी उसकी शादी के बाद भी मनोज उसके टच में था। अब बिना देरी किए पुलिस ऑफिसर अंकिता के मायके और ससुराल दोनों जगह पहुंच जाते हैं। इस वक्त अंकिता अपने ससुराल में थी, यानी तेज कृष्णा खेरा में। अंकिता की जिससे शादी हुई थी, उसका नाम था महेंद्र कुमार। ये यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। इसकी पोस्टिंग लखीमपुर खीरी में थी, लेकिन पिछले कुछ समय से उसकी टेम्परेरी ड्यूटी अयोध्या में लगी थी। 21 मार्च को ड्यूटी खत्म होने के बाद ही वह अयोध्या से वापस लखीमपुर चले गए थे। वैसे 21 मार्च की रात में बरकताबाद पुलिया के पास मनोज और रोहित पड़े मिले थे। पुलिस ने सोचा कि क्यों ना अंकिता के पति से भी बातचीत किया जाए। इन्होंने अपने विभाग में सूचना देकर कांस्टेबल महेंद्र को बुलवाया। इस आदमी को देखते ही पुलिस को थोड़ा संदेह होता है, क्योंकि इसकी हाथ की एक उंगली पर पट्टी बंधी हुई थी। पुलिस के ध्यान में था कि सीन ऑफ क्राइम पर एक उंगली भी बरामद हुआ था और यहां पर कांस्टेबल के हाथ में भी चोट लगा हुआ है। कहीं इसका उस घटना से कुछ लेना देना तो नहीं? ये जख्म भी ताजे लग रहे थे। जब इसने 21 मार्च को लखीमपुर में वापस ड्यूटी ज्वाइन की, तो कुछ दिनों की छुट्टी लेता है कि बीमार है, बेड रेस्ट की जरूरत है। शायद इसी चोट की वजह से होगा। उसी दिन इसको चोट लगा होगा। लेकिन इसको तो अयोध्या से लखीमपुर जाना था,
बीच में पानखेरा, बरकताबाद पुलिया पर कैसे जाएगा? ऊपर से एक और चीज पता चली कि ये लखीमपुर में ड्यूटी ज्वाइन करने में तय समय से कुछ घंटे लेट भी हो गया था। अब पुलिस को अपने ही विभाग के कांस्टेबल महेंद्र पर शक होने लगता है। साथ में इसकी पत्नी अंकिता पर भी शक हो रहा था। घटना वाले दिन भी अंकिता ने एक बार मनोज को कॉल किया था और 35 बार फर्जी नंबर से कॉल तो हुआ ही था, जो कि अंकिता की तरफ ही इशारे कर रही थी। पुलिस ने इन दोनों से अपने अंदाज में बात किया सख्ती दिखाई। पहले तो अंकिता मुंह खोलती है, उसके बाद सिपाही भी सच बताना शुरू कर देता है। अब आपको सारी घटना टाइमलाइन के अनुसार डिटेल में बताते हैं। पानखेरा गांव का रहने वाला मनोज राजपूत घुरघुरी के एक स्कूल में पढ़ता था जब ये छोटा था। उसी स्कूल में ईंट गांव की रहने वाली अंकिता भी पढ़ती थी। वहीं पर दोनों की दोस्ती होती है, यानी इनका बचपन का स्कूल वाला प्यार था। दोनों धीरे धीरे बड़े हुए, दोस्ती प्यार में बदलने लगी। लेकिन घर वाले शादी को राजी नहीं होते हैं। अंकिता के घर वाले ने बेटी की शादी तेज कृष्णा खेरा के रहने वाले महेंद्र कुमार से करवा देते हैं। 20 जून 2022 को। महेंद्र 2018 बैच का यूपी पुलिस में कांस्टेबल था। ये शादी अंकिता की इच्छा के विरुद्ध हुई थी। ये तो मनोज से प्यार करती थी, लेकिन कोई परिवार अपनी बेटी को ऐसे किसी को क्यों देगा जो कोई काम धंधा नहीं करता हो। अब अंकिता शादी के बाद ससुराल चली गई। इसका पूरी तरह से मनोज से संपर्क टूट गया। अब धीरे धीरे शादी को 1 साल बीत गए। सब कुछ सही चल रहा था। पति पत्नी यानी महेंद्र और अंकिता के रिश्ते भी ठीक थे। शादी के बाद अंकिता मनोज को भूल चुकी थी और पति के साथ खुश थी। पुलिस की ड्यूटी के चलते महेंद्र बहुत कम घर पर रहते थे, पूरा समय बाहर रहते थे। इनकी पोस्टिंग लखीमपुर में थी। महीने 2 महीनों में कुछ ही दिनों के लिए घर पर आते थे, फिर वापस ड्यूटी पर चले जाते थे। शादी के साल भर बाद पति को अपनी पत्नी के जीवन में कुछ अजीब चीजें नजर आने लगीं। ये कुछ ज्यादा ही फोन इस्तेमाल करने लगी थी। घर वाले भी कहते कि बहुत ज्यादा फोन चलाने लगी है। रात को जब पति ड्यूटी से लौटते थे तो पत्नी को कॉल करते थे, लेकिन उसका फोन हमेशा बिजी आता। ऐसा कभी कभी का नहीं था, बल्कि हर बार का था। जब पति पूछते किससे बात कर रही थी, तब ये कहती कि मायके के लोग हैं। कभी कहती कि सहेली से बात कर रही थी, कभी अपनी बहन से, तो कभी परिवार की किसी और सदस्य से। महेंद्र कुमार ने पुलिसिया दिमाग लगाया और सोचा कहीं पत्नी का किसी से कुछ चल तो नहीं रहा है। अब इन्होंने चुपचाप अपनी पत्नी की कॉल डिटेल निकाली। हालांकि ऐसा करना आमतौर पर संभव नहीं होता। इसके लिए वारंट चाहिए होता है, कोर्ट से आदेश लेना पड़ता है, सर्विस प्रोवाइडर से बात करना पड़ता है, वही दे सकते हैं। लेकिन इधर महेंद्र खुद सिस्टम से जुड़ा हुआ था। सिस्टम में काम करने वालों से इसकी अच्छी दोस्ती और जान पहचान थी। रोज का उठना बैठना था। इसने आसानी से ही सोर्स लगाकर अपनी पत्नी का कॉल डिटेल निकाला। उससे इसे पता चला कि पत्नी किसी मनोज राजपूत नामक लड़के से बात करती है। कांस्टेबल महेंद्र ने एग्जैक्ट तारीख भी बताई, 24 दिसंबर 2024। इसी दिन पहली बार इसे पत्नी के अफेयर के बारे में पता चला। अब ये अपने घर पर जाकर पत्नी से बात करते हैं। पहले तो वह मना करती है, कहती है कि वह अपने घर वालों से बात करती है। फिर पति ने वो कॉल डिटेल दिखाया। अगर तुम्हारे मन में कोई खोट नहीं होता तो सच बता देती, ऐसे झूठ नहीं बोलती। अगर उस लड़के से बात करती थी और सच भी बता देती, तब शायद इतना शक नहीं होता। फिर अंकिता इमोशनल हो जाती है और सब कुछ बता देती है कि हाँ, ये मनोज से प्यार करती थी। शादी से पहले इसका उससे अफेयर था। शादी के बाद उसे संपर्क टूट गया, लेकिन साल भर बाद दोनों फिर से किसी मेले में मिले। उनकी यादें ताजा हो गईं। वहीं पर फोन नंबरों का आदान प्रदान हुआ और बातचीत दोबारा शुरू हो गई। जब भी पति काम पर होते थे तो कभी कभी दोनों मिलते भी थे। इनके बीच अवैध संबंध शुरू हो चुका था। ये उसी जगह पर मिलते थे जहां मनोज और रोहित की लाशें मिली थीं, यानी बरकताबाद पुलिया के पास। अब कांस्टेबल महेंद्र ने अपनी पत्नी के सामने एक प्रस्ताव रखा। तुमको पति और प्रेमी में से एक को चुनना होगा। अगर तुम चाहो तो प्रेमी के साथ जा सकती हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन अगर पति के साथ रहना है तो प्रेमी से रिश्ते तोड़ने होंगे, कांटेक्ट छोड़ना होगा, कभी उससे बात मत करना, पूरी तरह से दूर हो जाना।
यहां पर अंकिता अपने प्रेमी के बजाय पति को चुनती है। कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अब उससे बात नहीं करूंगी, नंबर ब्लॉक कर दूंगी, उससे दूर हो जाऊंगी। मगर यह महिला ऐसा नहीं करती। पति के ड्यूटी पर जाने के बाद वह फिर से उससे बात करने लगती है, मिलने लगी। इसी बीच अंकिता और महेंद्र के घर में खुशियां आती हैं। यानी पता चला कि अंकिता प्रेग्नेंट है, घर में मेहमान आने वाला है। लेकिन इस बात से महेंद्र को ज्यादा खुशी नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों? इसको लगता था कि यह बच्चा इसका नहीं है, बल्कि मनोज का है। इसको लेकर वापस से पति पत्नी के झगड़े शुरू हो जाते हैं। पति फिर से कहता है कि या तो प्रेमी के साथ चली जाओ या पति के साथ रहो। पत्नी ने फिर से कहा कि ये पति के साथ रहेगी, क्योंकि पति नौकरी करता था और प्रेमी बेरोजगार था, ऊपर से पैसे वाला भी नहीं था। इस बार महेंद्र को लगने लगा कि कहीं पत्नी वापस से धोखा ना दे। वह रोज रोज की झगड़ों से तंग आ चुका था। अब इस समस्या का समाधान अब जर से होना चाहिए। पत्नी के प्रेगनेंसी के बाद ही कांस्टेबल महेंद्र ने सोचा कि मनोज को रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसमें अपनी पत्नी को भी शामिल करता है। उसके बिना काम संभव नहीं था। फरवरी 2025 से सारी प्लानिंग शुरू हुई। महेंद्र ने एक कीपैड मोबाइल फोन और 2 फर्जी सिम खरीदे। एक सिम पत्नी को दिया और दूसरा इसके जरिए मनोज को दिलवाया। पत्नी से कहता है कि तुम इसी नंबर से मनोज से बात करना। तुम्हारे नाम से जो सिम है उसका इस्तेमाल मत करना अपने प्रेमी से बात करने में। ये पत्नी के जरिए मनोज को भी कहलवाता है कि अंकिता ने सिम दिया है। पति को सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए इसी नंबर पर छिपकर बात करेंगे। तुम इसी नंबर से कॉल करना। कांस्टेबल महेंद्र पुलिसिया दिमाग लगा रहा था। कांस्टेबल महेंद्र पुलिस में 6-7 सालों से था। सब कुछ जान चुका था। कैसे इन्वेस्टिगेशन होता है, कैसे सीडीआर निकाली जाती है, कैसे जांच होती है और सबूत कैसे इकट्ठा किए जाते हैं। अगर ओरिजिनल सिम से पत्नी ने बात की तो अफेयर की बात सामने आएगी कि पत्नी प्रेमी से टच में थी, तो पति ने ही कुछ किया होगा। फर्जी सिम को कोई ट्रेस नहीं कर सकता। अगर नाम भी आया तो कोई साबित नहीं कर सकता कि यही लोग शामिल हैं। पत्नी का अपने प्रेमी से रिश्ता टूट चुका है। कई दिनों से बात नहीं की है। अब महेंद्र तो अकेले सारी वारदात अंजाम नहीं दे सकता था, इसलिए इसने 3 और लोगों को शामिल किया। इनमें एक तो महेंद्र के ही गांव का रहने वाला था, विक्रम, दूसरा उसका भांजा था और तीसरा उसका साथी। साजिश के तहत अंकिता मनोज से फर्जी नंबर पर सामान्य बातचीत करती थी, जैसे पहले करती थी। इन लोगों ने पहले भी 2-3 बार साजिश को अंजाम देने की कोशिश की थी, मगर नाकाम रहे। किसी कारण से प्लान को कैंसिल करना पड़ा। फिर दिन चुना गया 21 मार्च 2025 का। महेंद्र की अयोध्या में ड्यूटी लगी थी और 21 मार्च को वापस लखीमपुर जाना था। पर रास्ते में ये अपनी मंजिल को मोड़कर पानखेड़ा जाएगा और सारी घटना अंजाम देगा। इसने अंकिता से कहा कि आज रात में कैसे भी करके मनोज को बुलाना है। कहना कि मिलना चाहती हो और उसी जगह पर बुलाना जहां पर तुम लोग पहले मिला करते थे, यानी बरकताबाद पुलिया के पास, ताकि वो आसानी से आ जाए। अगर किसी नई जगह पर बुलाया गया तो वो शंका कर सकता था। आज के दिन अंकिता 3 बार मनोज से मिलती है। एक बार किसी मेले में बुलाकर मिली, दूसरी बार किसी भंडारे में आमना सामना हुआ। ऐसा इसलिए किया गया ताकि मनोज को रात में बुलाने में दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी मनोज आने से मना कर रहा था, इसको कुछ काम था। पर अंकिता इसको कॉल पर कॉल करती है, आने को मजबूर करती है, आग्रह करती है। दिन भर में इसने 35 बार कॉल किया, तब जाकर मनोज मानता है और आने को तैयार हुआ। अब क्योंकि वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था तो अकेले जाना चाहिए था, मगर इसको कुछ न कुछ शक हो चुका था, इसलिए अपने दोस्त रोहित को भी साथ लेकर गया। प्लान के तहत मनोज बरकताबाद पुलिया के पास पहुंचता है। चौराहे पर आते ही अंकिता को बता देता है कि पहुंच चुका हूं। उधर अंकिता ने अपने पति को बताया, जो अपने साथियों के साथ छिपकर बैठा हुआ था और इंतजार कर रहा था। महेंद्र ने रास्ते में ही फसल की कटाई में उपयोग होने वाला हंसिया जैसा हथियार भी खरीद लिया था। ये और उसके साथी पूरी तरह तैयार थे। मनोज अंकिता से सुनसान जगह पर अंधेरे में मिलता है। रोहित साथ में था। 15 मिनट बात की। उसके बाद बाइक पर बैठकर जाने की तैयारी करने लगा। तभी महेंद्र अपने साथियों के साथ बाहर निकलता है और मनोज पर टूट पड़ता है। मारपीट होती है।
फिर महेंद्र ने उस हथियार का इस्तेमाल किया कई बार। यहां पर रोहित भी बीच बचाव कर रहा था, लेकिन मनोज का खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि रोहित ने भी सब कुछ देख लिया था। वैसे रोहित और कांस्टेबल महेंद्र ये दोनों भी स्कूल के समय में दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे। सिपाही का कहना था कि इसकी मनसा रोहित के साथ वह सबका कुछ करने की नहीं थी, लेकिन ये सबको पहचान चुका था, सारी पोल खोल देता, इसलिए उसको भी रास्ते से हटाना पड़ा। उसकी केवल यही गलती थी कि वह दोस्त के साथ यहां पर आया था। उसका दूर दूर तक इन चीजों में कोई लेना देना नहीं था, किसी लफड़े में नहीं था, किसी तरह की दुश्मनी नहीं थी। ऊपर से स्कूल का बचपन का दोस्त था। वहीं पास में खेत में हंसिया को फेंक दिया गया। फिर महेंद्र लखीमपुर की ओर निकल गया। बाकी तीनों बदमाश भी अपने अपने घर चले गए। अंकिता भी ससुराल चली जाती है। जब मामला खुला तो बाकी बदमाश फरार हो जाते हैं। 2 दिनों के अंदर ही पुलिस इस केस को सॉल्व कर देती है। 23 मार्च तक अंकिता और महेंद्र ऑफिशियली अरेस्ट हो जाते हैं। आगे बाकी आरोपी भी अरेस्ट हो जाते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए जगह जगह पर 6 टीमें लगाई गई थीं, जो अलग अलग ठिकानों पर दबिश दे रही थीं। पुलिस को महेंद्र पर शक इसलिए गया क्योंकि उसकी उंगली में चोट लगी थी, जो ताजा थी, और अंकिता पर शक उसके मोबाइल नंबर की वजह से गया। ये घटना वाले दिन गलती से एक कॉल मनोज को अपने ओरिजिनल सिम से कर देती है। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये दोनों चीजें न भी होती तब भी ये लोग पकड़े जाते, तब भी केस सॉल्व हो जाता। इसके अलावा भी कई सारे सबूत मिले जो अहम थे। सीसीटीवी फुटेज भी मिला। मनोज का तो खैर समझ में आता है कि शादी के बाद भी उसका अंकिता से संबंध था, इसलिए उसके पति ने रास्ते से इसको हटा दिया। लेकिन रोहित का क्या? उसकी तो कोई गलती नहीं थी। बिना गलती के ही उसके साथ सब कुछ हुआ। दोस्तों, इस अपराध की कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपकी जागरूकता बढ़ाना है और आपको सावधान करना है। इस पूरी घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। और आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं, कृपया उस शहर का नाम भी लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।